एक कूलम की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। नमस्कार बच्चों, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन में। तो देखो, आज अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अपने और 3 चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, जैसे कि सॉल्यूशन, अपना सॉलिड स्टेट और केमिकल काइनेटिक्स। तो अभी एक ये और बचा हुआ है अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इसको भी जल्दी से कवर करेंगे अपन वीडियोस के थ्रू। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अच्छा, मैं आपको एडवाइस करूंगा ये चैप्टर पढ़ने से पहले एक बार ये आप रेडॉक्स चैप्टर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा सबने, ऐसा मुझे लगता है और मेरी उम्मीद है। तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद ये वीडियोस देखना, तो आपको ये चैप्टर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन किया गया है। कहता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the relationship between electrical energy and chemical changes taking place in a redox reaction। तो redox reaction के अंदर जो भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं या फिर उससे कुछ आयंस वगैरह मूव कर रहे हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, उसी से चीज को हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच के अंडर। तो बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन को ही हम डीप में स्टडी करते हैं, यहाँ पे उनकी केमिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं रिएक्शंस की। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो चैप्टर है इसको करने से पहले थोड़ा सा अपना जो रेडॉक्स है उसको रिवाइज कर ले, तो उससे क्या है ज्यादा बढ़िया समझ आएगा। इसमें बेसिकली हम बात करेंगे सेल की। अब ये सेल जो है वो बायो वाला सेल नहीं है, ये सेल है अपना जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। तो सेल देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये कहता है कि 2 टाइप के होते हैं दुनिया जहान में जो सेल है। पहला है इलेक्ट्रोलिटिक, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल। अपना जो इंटरेस्ट रहने वाला है वो इलेक्ट्रोकेमिकल में रहने वाला है ज्यादा। अभी देखेंगे ऐसा क्यों। तो देखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, कहता है इसके अंदर पैसेज ऑफ करंट ब्रिंग्स इन केमिकल चेंजेस। इसमें क्या होता है कि देखो, जो रिएक्शंस होती है ना 2 टाइप की होती है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस को अगर हमें करवाना है जबरदस्ती, नॉन स्पॉन्टेनियस को अगर हमें जबरदस्ती करवाना है, तो हमें एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प लेनी पड़ती है। ये बात मानते हो आप? तो वहां पे ये एक्सटर्नल एजेंसी करंट होता है। अपनी ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, अगर हमें उसे स्पॉन्टेनियस मतलब अगर हमें करवाना है, तो हमें करंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। और अगर हम करंट पास करेंगे तो वो रिएक्शन होगी। जैसा कि आपने देखा होगा, वो करते हैं ना, कॉपर को प्योर करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, मुझे उम्मीद है। और सेकंड पॉइंट केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करा जाता है किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करा जाता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल की बात करते हैं, तो कहता है अ केमिकल चेंज ब्रिंग्स इन पैसेज ऑफ करंट। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की बात होती है। तो रिएक्शन के होने से हमें करंट मिलता है। देखो कितनी बढ़िया बात है, अपने सेल में यही तो होता है। रिमोट होता है टीवी का, उसमें लगाते हैं ना सेल, तो उसमें क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन चल रही होती है उसके पीछे। उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। अपना टीवी वाला सेल हो गया, रिमोट में जो लगता है, अपना हियरिंग एड में मर्क्यूरी सेल लगता है, वो देखेंगे। कई जो घड़ी है उसमें भी लगाते हैं ना मर्क्यूरी सेल, बटन वाला सेल जिसको बोलते हैं अपन, वो भी पढ़ेंगे उसको डिटेल में। और अपना फ्यूल सेल पढ़ेंगे। बाकी इन्वर्टर में जो बैटरी यूज होती है, या अपने जो ऑटोमोबाइल्स उनमें जो बैटरी लगती है, वो भी देखेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी। तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या है, अपना केमिकल चेंज से मतलब केमिकल रिएक्शन होगी, उससे हमें करंट मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करा जाता है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो ये बात सबको क्लियर हुई क्या कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या देखने वाले हैं। बेसिकली हम सेल से डील करेंगे, सेल के अंदर क्या क्या रहता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, वही सब देखेंगे इसके अंदर। फिर हम रस्टिंग भी देखेंगे, जंग लग जाता है ना लोहे के, वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिकली प्रोसेस है, उसको भी डिटेल में देखना है कि जंग कैसे लगता है, हम उसे कैसे रोक सकते हैं। तो ये तो आपको समझ आया। तो देखो, आज मैं कौन सा टॉपिक कवर करूंगा इस वीडियो लेक्चर में? आज मैं कवर करूंगा फेराडेज फर्स्ट लॉ। कौन सा कवर करूंगा बोलो? फेराडेज फर्स्ट लॉ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के अंदर वहां से हर साल न्यूमेरिकल आता है, और बहुत ही लॉलीपॉप न्यूमेरिकल होते हैं उसके। तो एक बार जल्दी से फर्स्ट लॉ को देखते हैं, और उसके प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल फिर मैं आपको करवाता हूँ किस तरीके के बोर्ड में आते हैं और जेई में भी आते हैं। सो देखो, यहाँ पे बात कर लेंगे आप अपने फेराडे भैया के फर्स्ट लॉ की। दोनों उन्होंने ना 2 लॉ दिए थे अपने, वो भी फर्स्ट लॉ देखते हैं, इसके न्यूमेरिकल आते हैं ज्यादा। जो सेकंड लॉ है उस पे सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल है आपकी एनसीईआरटी में, और उसी टाइप का न्यूमेरिकल भी आता है। रेयर चांस है, बट सिलेबस में है तो कवर तो हम करेंगे ही।
तो ये क्या कहता है, फर्स्ट लो देखो, कहता है द मास ऑफ एन एटम और एन आयन ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड at either electrode during the passage of current is directly proportional to the quantity of electricity passed through electrolyte। ये कहता है किसी एटम का जो मास ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड पे, इलेक्ट्रोड से मतलब है एनोड होगा या फिर कैथोड होगा, तो एनोड या कैथोड पे किसी एटम या किसी आयन का जो मास डिपॉजिट होगा या ऑक्सीडाइज होगा, मतलब रिड्यूस होगा या ऑक्सीडाइज होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उस सेल से कितने इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हो। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे उतना ज्यादा मास जो आपका ऑक्सीडाइज या फिर रिड्यूस्ड होगा। आपको स्टेटमेंट समझ आइए, कमेंट में बताना मेरे को, ऐसी कोई बात नहीं अपने पास है ना, बताओगे तो फिर उस पर एक्शन भी होगा, बढ़िया आपको समझाएंगे और अच्छे से। अब मैथमेटिकली देखें इस चीज को, तो जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, क्यू लिखा है, क्यू मींस चार्ज। तो देखो हम ये बात जानते हैं, करंट होता है आई, क्या होता है क्यू बाय टी, तो यहां से क्यू क्या है अपना आई इंटू टी, क्यू को मैंने रिप्लेस करा आई टी से, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या आता है बच्चों बोलो, एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट है यहाँ पे जेड, जेड को बोला जाता है प्यार से इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब ये बताता क्या है देखो, जेड ये बताता है कि अगर मैं एक कूलम चार्ज पास करूं सॉल्यूशन से, कितना चार्ज एक कूलम, तो अगर हम एक कूलम पास करवाएं तो कितना मास आपका ऑक्सीडाइज या फिर रिड्यूस होगा, उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। मान लो अगर मैंने एक कूलम पास करवाया और गलती से 5 ग्राम मेरा जो है वो मास ऑक्सीडाइज हो गया, तो उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं बोलूंगा कि जो मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो कितना है 5 ग्राम है। बात समझ आई। तो यहाँ पे देखो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, एक कूलम की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो इस पे देखो कुछ अब अपने को कुछ बातें देखनी है, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा इस टॉपिक में। मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास सोडियम आयन है, मेरे पास क्या है सोडियम आयन है, मेरे को इसको सोडियम में कन्वर्ट करवाना है, तो अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात मानते हो आप, चलो कह रहे हो तो भाई कहीं भी तकलीफ हो तो बता देना, ठीक है। तो इसके बाद देखो अगर मैं बोलूं, ये तो मेरे पास एक सोडियम आयन था, अगर मैं बोलता हूं एक मोल सोडियम आयन, एक मोल सोडियम आयन को कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन। बात समझ रहे हो, एक मोल इलेक्ट्रॉन। अब यहां देखो एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है, एवोगैड्रो भैया ने कहा हुआ है 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन यही होंगे। तो एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बताओ मेरे को, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, ये वही बात है, एक टॉफी 5 की आती है तो इतनी टॉफियां कितने की आएंगी, क्या करोगे आपस में इनको मल्टीप्लाई, क्या करोगे बोलो मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे, करोगे ना। तो देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लिखेंगे चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, आप ऐसे ही बस सपोर्ट करते रहो। 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जब इसको करोगे तो फास्ट कैलकुलेशन में ये आएगा 96500 अप्रोक्स। तो ये जो क्वांटिटी है 96500 यूनिट क्या आएगी कूलम, क्योंकि चार्ज की बात हो रही थी यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं 1 फैरेडे, क्या बोलते हैं बोलो 1 फैरेड चार्ज बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछे 1 फैरेड कितने चार्ज के इक्वल होता है, आप बोलोगे 96500 कूलम। ये सारी रामायण समझ आई ना आपको कैसे निकाली है मैंने, तो सारा गेम इसी चीज का है 96500 यानी 1 फैरेड का। तो अगर आपको ये समझ आया उसके बाद देखो प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल देखते हैं नन्हे मुन्ने से इसी टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। इस पे देखो ये काफी फेमस क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में और जेई में भी इनफैक्ट। कहता है हाउ मच फैरेड इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, फर्स्ट पार्ट कहता है 1 मोल ऑफ सोडियम आयन टू सोडियम, एक मोल है, एक मोल सोडियम आयन को एक मोल इलेक्ट्रॉन मानता है क्या, एक मोल इलेक्ट्रॉन यानी कितना आंसर आएगा इसका 1 फैरेड। बात समझ आई।
यहाँ पे कहता है Mg2+ से Mg बनाना है। तो यहाँ पे देखो जरा, एक Mg2+ एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं क्या? तो मैं ऐसा बोल दूं, 1 मोल Mg2+ आयन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे? 2 मोल चाहिएंगे। 2 मोल यानी कितना चार्ज लगेगा? 2 फेरेड। लॉजिक समझ आया आप लोगों को? ऐसे यहाँ देखो, Al3+ से किसमें कन्वर्ट करना है? Al। तो कितना बोला, कितना लगेगा? 3 फेरेड लगेगा क्या? चलो बात समझ आ रही है, बहुत बढ़िया। लास्ट पार्ट और देखो, इसमें गलती होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। कहता है 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस आयन टू Mn2+। तो यहाँ क्या करोगे आप? सबसे पहले यहाँ पे Mn का निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको रेडॉक्स रिएक्शन के थोड़े से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर लेट करेंगे x। एक ऑक्सीजन का होता है -2, कितने ऑक्सीजन है? 4। पूरे कंपाउंड पे कितना चार्ज है? -1। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? देखो, -1 + 8, तो x कितना आ गया? +7। और यहाँ पे कितना होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर? +2। तो यहाँ देखो क्या, कितने का चेंज जा रहा है? यहाँ पे 5 का चेंज जा रहा है। इसका मतलब एक एटम को 5 इलेक्ट्रॉन लगेंगे और 1 मोल को 5 मोल लगेंगे, किसके? इलेक्ट्रॉन के। तो कितना चार्ज लगेगा इस पूरी प्रोसेस में? 5 फेरेड जो है वो चार्ज लगेगा। कमेंट में बताना ये लास्ट वाला पार्ट सबको समझ आया या फिर नहीं आया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लॉजिक क्लियर? तो देखो, ये तो एक टाइप था क्वेश्चंस का, एक टाइप और है, वो और देखते हैं जल्दी से, फिर अपना वीडियो को एंड करेंगे, ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाते हो फिर। क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at the cathode? It is given that molar mass of copper is 63.5. तो मोलर मास गिवन है कॉपर का। सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो कॉपर सल्फेट है, इसमें देखो कॉपर एग्जिस्ट कैसे करता है। CuSO4 जो है वो सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट कैसे होगा? Cu2+ SO4 2-। और Cu2+ को अगर कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपना कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाली बात समझ आई आप लोगों को? तो अब यहाँ देखो कि हम ये देखेंगे कि सॉल्यूशन से कितना चार्ज पास हुआ है। आपको टाइम गिवन है, कितना गिवन है? 10 मिनट। आपको करंट गिवन है, कितना गिवन है? 1.5 एम्पियर। तो हम ये बात जानते हैं कि जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है? अपना I/T। I कितना है? 1.5। टाइम अपना मिनट में है, लेकिन इसको किस में लेके आएंगे? सेकंड में। तो जब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, कितना है? 900 कूलम। कितना है अपना? 900 कूलम। देखो, मैं इस इक्वेशन से बोल सकता हूँ क्या, अगर 1 मोल डिपॉजिट करवाना है कॉपर का, क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर 1 मोल डिपॉजिट करवाना है कॉपर का तो 2 फेरेड का चार्ज लगेगा। बताओ, ये बात सबको समझ आ रही है कि अगर 1 मोल डिपॉजिट करवाना है कॉपर का तो 2 फेरेड चार्ज लगेगा। तो मैं ऐसे बोल दूं क्या, 2 फेरेड चार्ज से 1 मोल डिपॉजिट होता है मेरे कॉपर का। 1 मोल मतलब 63.5 जो ग्राम है वो डिपॉजिट होता है कॉपर का। 2 फेरेड का मतलब 2 × 96500, इतने कूलम चार्ज से कितना डिपॉजिट हो रहा है? अपना 63.5 ग्राम। 1 कूलम से कितना होगा बोलो? यूनिटरी मेथड लगाएंगे। अगर 10 टॉफी आती है 50 की तो एक टॉफी कितने की? बात समझ गए? तो मैं कह रहा हूं इतने कूलम चार्ज से इतना डिपॉजिट हो रहा है, 1 कूलम से कितना होगा? इतना ही होगा। अपने सॉल्यूशन से देखो कितना कूलम पास करा, 900 कूलम पास करा। तो 900 कूलम से कितना होगा भाई? 900 से क्या कर दोगे इसको? मल्टीप्लाई। अब ये वो वाली बात है, एक टॉफी 2 रुपए की तो 5 टॉफी कितने रुपए की? जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.29 ग्राम। बात समझिए आप लोगों को? तो यहाँ पे हमने क्या करा क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास इस टाइप का, तो आप सबसे पहले इसको डिसोसिएट करके देखोगे यहाँ पे कॉपर या फिर जो भी एलिमेंट का वो डेटा पूछना चाह रहा है आपसे, वो एग्जिस्ट कैसे करता है। तो यहाँ पे Cu2+ एग्जिस्ट करता है। तो हमें बात पता लगी कि 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करवाने में 2 फेरेड चार्ज का हाथ होता है।
तो 2 फैरेड चार्ज यानी 2 × 96500, उससे डिपॉजिट हो रहा है 1 मोल, 1 मोल यानी 63.5 ग्राम, 1 कूलम से इतना होगा। अच्छा, सॉल्यूशन से कितना चार्ज पास करा है अपना, करंट गिवन था, टाइम गिवन था, मैंने निकाल लिया, 1 कूलम से इतना डिपॉजिट होता है तो 900 कूलम से कितना होगा, इतना होगा। ये बात समझ आई सब लोगों को। तो ये 2 टाइप है फर्स्ट लॉ के बेस पे जो न्यूमेरिकल आते हैं आपके एग्जाम में। बाकी थोड़े से एडवांस भी है, मोलैरिटी वाले भी आते हैं, वो कब करेंगे जब पूरा चैप्टर अपना हो जाएगा। जैसे सॉल्यूशन के हमने 100 न्यूमेरिकल करे हैं, कवर करें, देखी होगी ना आपने, नहीं देखी तो देख लेना। ऐसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी 100 न्यूमेरिकल कवर करेंगे, तो वहां पे वो सारा कवर हो जाएगा। जेई मेन, जेई एडवांस, अपना नीट, अपना स्टेट लेवल एंट्रेंस, अपना बोर्ड, समझ रहे हो, सब कवर कर डालते हैं वहां पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको ये समझ आया, आपको फैराडेज लॉ समझ आया, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं करा है तो आपने, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।